Welcome to our YouTube channel Chemistry by Saad Anwar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का एक बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसके यूनिट क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है और इसकी डेरिवेशन करेंगे, इसके एग्जाम्पल करेंगे। चले आइए देखते हैं, आइए मेरे साथ पढ़ें। देखें, हमारे पास एक सब्सटेंस है, एक केमिकल रिएक्टेंट है, एक सब्सटेंस है ए। ये सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है और प्रोडक्ट पी बना देता है। हमने ये केमिकल इक्वेशन लिखी है, एक जनरल हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिखी है जिसमें एक सब्सटेंस ए जो कि हमारा रिएक्टेंट है ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। तो देखें, जब टाइम टी होगा जीरो, टाइम टी इज जीरो का मतलब रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, रिएक्शन हुआ ही नहीं, टाइम टी जीरो है तो प्रोडक्ट होगा जीरो मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट खाक बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, 0 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। और रिएक्टेंट ए की मिकदार होगी ए मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। जितनी भी अमाउंट होगी रिएक्टेंट ए की सारी वैसे की वैसे पड़ी रहेगी, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं क्योंकि अभी टाइम जीरो है, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। जब टाइम होगा टी, टाइम टी का मतलब रिएक्शन शुरू हुए थोड़ी देर हो गई है, 10 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट हो गए हैं, 20 मिनट हो गए हैं, तो प्रोडक्ट पी बनने लग पड़ेगा। जो प्रोडक्ट पी की अमाउंट बनेगी, जो प्रोडक्ट पी की अमाउंट बनेगी हम उसे लिखेंगे x मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर एट टाइम टी। देखें, जब प्रोडक्ट पी बनने लग पड़ेगा, उसकी अमाउंट बनने शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है रिएक्टेंट ए की मिकदार में कमी वाक़या हो जाएगी। रिएक्टेंट ए की मिकदार कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? जितना प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट की जो मिकदार बन रही है वो x, तो रिएक्टेंट की जो मिकदार कम हो रही है वो है a माइनस एक्स मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये रिएक्टेंट ए की मिकदार में कमी हो जाएगी एट टाइम टी जब प्रोडक्ट x बनने लग पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमें पता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी, रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की उस अमाउंट के जो के पीछे बच जाए, तो रिएक्टेंट की उस अमाउंट के जो के पीछे बच जाए। अगर ज्यादा अमाउंट पीछे बच जाएगी इसका मतलब है अभी और प्रोडक्ट भी बन सकता है क्योंकि रिएक्टेंट की अभी अच्छी खासी अमाउंट पीछे बची हुई है। अगर थोड़ी सी अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड होगी, थोड़ी सी अमाउंट पीछे बचेगी, इसका मतलब है कि अभी प्रोडक्ट पी और नहीं बनेगा क्योंकि रिएक्टेंट की मिकदार बची हुई मिकदार थोड़ी सी है। अगर रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा बचेगी, अगर ज्यादा अमाउंट रिएक्टेंट की लेफ्ट बिहाइंड होगी, इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो सकता है, ज्यादा प्रोडक्ट पी बनने शुरू लग पड़े। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं dx बाय dt। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट ए की उस अमाउंट के, रिएक्टेंट ए की उस अमाउंट के जो कि लेफ्ट बिहाइंड है, वो है a माइनस एक्स। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे, dx ओवर dt इज इक्वल टू ए कांस्टेंट k लगाएंगे और a माइनस एक्स। ये हो जाएगी इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब इस इक्वेशन 1 में k क्या है? k है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। k इज रेट कांस्टेंट, k इज रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इक्वेशन 1 हमें क्या बताती है? हमें इक्वेशन 1 का क्या फायदा है? इक्वेशन 1 हमें क्या बताती है? इक्वेशन 1 हमें वो स्पीड बताती है जिस स्पीड से रिएक्टेंट ए डिकम्पोज हो जाएगा प्रोडक्ट में।
दिस इक्वेशन 1 tells us the speed with which the reactant A, या यूं कह लें कि substance A डिकम्पोजिंग हो रहा है, उसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, वो डिकम्पोज होके कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। और हमें क्या चाहिए, इक्वेशन 1 में हमें क्या बता रही है, वो स्पीड बता रही है जिस स्पीड से हमारा सब्सटेंस ए डिकम्पोज हो रहा है और प्रोडक्ट एक्स बनी जा रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो हमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स बता दे एट एनी टाइम। हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो हमें ये बता दे कि 10 मिनट बाद हमारा कितना प्रोडक्ट एक्स बनेगा, या 20 मिनट बाद हमारा कितना प्रोडक्ट एक्स बन चुका होगा, या रिएक्शन शुरू हुए आधे घंटा हो चुका है तो अब हमारा प्रोडक्ट एक्स की मिकदार कितनी होगी। तो ये वाली इक्वेशन हमें ये वाली हमारा मसला हल करेगी, ये चीज हमें बताएगी। तो हम लिखेंगे एक्चुअली वी वांट एन इक्वेशन, हमें एक ऐसे इक्वेशन को हमें चाहिए। एक्चुअली वी वांट एन इक्वेशन which can tell us the concentration of product। जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को हमने किससे लिखा था, एक्स से, एक्स एट एनी टाइम टी, जो हमें किसी टाइम टी पर प्रोडक्ट एक्स की मिकदार बता दे। तो देखें, सोचे स्टूडेंट कितना मजा आएगा अगर हमें एक ऐसी केमिकल इक्वेशन पता चल जाए, जो हमें यह बता दे कि हमारा रिएक्शन लगे हुए आधा घंटा हो गया तो प्रोडक्ट एक्स कितना बना होगा, हमारा रिएक्शन लगे हुए 45 मिनट हो गए तो प्रोडक्ट एक्स कितना बना होगा, कितना बन चुका होगा। तो हमें इक्वेशन से अंदाजा हो जाएगा कि आधे घंटे बाद इतना प्रोडक्ट बन जाएगा, 15 मिनट बाद इतना प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, वी वांट एन इक्वेशन, हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए विच कैन टेल अस द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स, जो हमें प्रोडक्ट एक्स की मिकदार बता दे एट एनी टाइम टी। तो जी स्टूडेंट, हमने बात की कि हमें एक ऐसी इक्वेशन में इंटरेस्ट है जो हमें एट टाइम टी प्रोडक्ट एक्स की अमाउंट कैलकुलेट करके दे दे। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू इंटीग्रेट इक्वेशन 1। हमें इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेट करने से पहले, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करने से पहले सेपरेट द वेरिएबल, उसमें जो वेरिएबल मौजूद हैं उनको सेपरेट करें। तो यहां मैं पहले लिख देता हूं कि इक्वेशन 1 कैसे है। ये इक्वेशन 1 है, dx ओवर dt इज इक्वल टू के a माइनस एक्स, ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करने से पहले इक्वेशन 1 में रीअरेंज करें सेपरेट द वेरिएबल। देखें इसमें कैसे रीअरेंज कैसे करेंगे। dx इधर ही रहने दीजिए, a माइनस एक्स इसके नीचे ले आइए, इज इक्वल टू के इधर ही रहे और dt इधर ले जाइए। अब इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना है। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। तो हम लगाएंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये साइन कहलाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो dx ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन के dt। इस साइड की जो राइट हैंड साइड है, इसकी साइन ऑफ इंटीग्रेशन जब हमने लगाया तो इसमें चूंकि k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले जाते होते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर ले जाते हैं, इधर बच जाएगा dt। इसकी इंटीग्रेशन तो है सादा, आसान, सौखी, सिंपल, इजी। इसकी इंटीग्रेशन हमें सीखनी है, डिस्कस करनी है। आइए इस साइड की इंटीग्रेशन को सीखते हैं। देखें, एक असूल याद रखें कि अगर कोई फंक्शन हो,
अगर कोई फंक्शन हो और फंक्शन से ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हो और हमें इसको इंटीग्रेट करना हो तो ये बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। क्या कहा? अगर कोई फंक्शन हो, फंक्शन से ऊपर उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू लिखी हो और हमें उसको इंटीग्रेट करना हो तो बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। अब हमारा फंक्शन क्या है, हमारा मसला क्या है? हमारा फंक्शन है a माइनस एक्स, तो हमने a माइनस एक्स लिख लिया। अब a माइनस एक्स से ऊपर इसका डेरिवेटिव की वैल्यू होनी चाहिए, तो हमें क्या पता कि a माइनस एक्स का डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, तो हम a माइनस एक्स के डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। a माइनस एक्स के डेरिवेटिव की वैल्यू लेने के लिए इसका डेरिवेटिव लें d बाई डी एक्स। a कांस्टेंट है, a इज ए कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो बाकी बच गया माइनस एक्स, डी ओवर डी एक्स। माइनस आप बाहर ले जाएं भले, तो इधर x बच गया, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 की, यानी कि -1। तो हमें पता लगा कि a माइनस एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? -1। a माइनस एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? -1। तो a माइनस एक्स के ऊपर हम खुद से -1 लिख देते हैं, खुद से -1 लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? खुद से क्यों लिख देते हैं? ताकि ये वाली शक्ल बन जाए। कैसी शक्ल? के फंक्शन इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव की वैल्यू लिखी हो तो वो बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकें, इसलिए हमने खुद से -1 लिख दिया। अब चूंकि खुद से -1 ऊपर लिखा तो यहाँ भी -1 लिखेंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, इक्वेशन की सेहत पे कोई फर्क ना हो, तो यहाँ भी -1 लिखेंगे। अब हमने इसको किया इंटीग्रेट। अब देखें, हमें पता चल गया कि जब फंक्शन हो और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो वो किसके बराबर होता है? फंक्शन उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो वो किसके बराबर होता है? नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। और ये -1 जो साथ लिखा हुआ था ये यहां पर आ जाएगा, ये माइनस यहां पर आ जाएगा। तो हमें पता चल गया, तो हमें ये पता लगा कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ये वाला आंसर आएगा, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। फिर दोबारा ये लिख दें माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। यहाँ की डेरिवेशन, यहाँ की सॉरी इंटीग्रेशन इजी है, ये यहाँ से कैंसिल कर दें, के टी प्लस सी। सी क्या है? सी इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 2 में ये जो c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब हमें इस c की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या करनी है? इस c की वैल्यू फाइंड करनी है। इन इक्वेशन 2 c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम देखते हैं कि हमें इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू को हम फाइंड करने के बारे में बात कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ c इंटीग्रेशन कांस्टेंट वी पुट, वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। और बाउंड्री कंडीशन क्या है? एक बेस्ट बाउंड्री कंडीशन वो है जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के शुरू में होती है, एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन, एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन। बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन पे क्या होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन हम जानते हैं व्हेन T इज इक्वल टू 0। T इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, रिएक्शन को शुरू हुआ ही नहीं, रिएक्शन अभी तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, अभी ना, तभी तो टाइम ही 0 है, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ होगा तो प्रोडक्ट खाक बनेगा, प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो व्हेन T इज इक्वल टू 0 देन X इज इक्वल टू 0, और हमारे पास कोई प्रोडक्ट भी उस समय, उस लम्हे नहीं बना होगा। क्या कर दें? इस बाउंड्री कंडीशन को पुट कर दें इक्वेशन 2 में, पुट अबव बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में इन बाउंड्री कंडीशन को पुट कर दें। जब पुट कर देंगे तो इक्वेशन 2 ऐसे हो जाएगी, नेचुरल लॉग a इज इक्वल टू c। ये इक्वेशन 3 कहलाएगी, इसको इक्वेशन 3 का नंबर दे दीजिए। अब क्या करें?
अब इक्वेशन 2 को यहाँ जरा मैं इक्वेशन 2 वैसे जरा अपनी आसानी के लिए लिख लेता हूँ कि इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस सी इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ये इक्वेशन 2 थी। अब इस इक्वेशन 2 में ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके और फाइंड करके हमने इक्वेशन 3 में लिख दी। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू इक्वेशन 3 से लेकर इक्वेशन 2 में इस c की जगह पर पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ c फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो कैसे बन जाएगी इक्वेशन 2, माइनस नेचुरल लॉग a माइनस क्या था, a माइनस एक्स था, a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, इस c की जगह पे उसकी वैल्यू माइनस नेचुरल लॉग a, तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले ये करें कि इसको जरा माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ये प्लस हो जाएगी, a माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के टी और ये प्लस नेचुरल लॉग a। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल, ये वाली चीज ये y एक्सिस पे लिखते हैं और ये जो माइनस के है ये हमारे पास स्लोप है और ये t x एक्सिस में लिखेंगे और ये जो है ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट c को, इंटरसेप्ट को c से मोमेंट जाहिर करते हैं, स्लोप को m से। तो इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इस तरह की इक्वेशन है हमारे पास। तो अब y एक्सिस पर हमने क्या लिखना है, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स की सारी वैल्यूज एट y एक्सिस। x एक्सिस पर हमने क्या लिखना है, टाइम t की सारी वैल्यूज एट x एक्सिस। और ये जो ग्राफ है ये इस तरह से आएगा क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव है, इस तरह से ये हमारे पास ये ग्राफ आएगा क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप किसके बराबर आ गई, स्लोप माइनस के, तो हम स्लोप इसकी जरा नेगेटिव स्लोप है। और इंटरसेप्ट किसके बराबर है, इंटरसेप्ट बराबर है, यहाँ से हमें पता लगा कि इंटरसेप्ट बराबर है नेचुरल लॉग a के। तो हम जब हमारे पास डाटा होगा तो यहाँ भी हम वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ भी वैल्यूज पुट करेंगे, तो इसकी और पे एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेंगे। इस स्ट्रेट लाइन की जब हमें स्लोप मिल जाएगी तो वो स्लोप किसके बराबर होगी, वो रेट कांस्टेंट k के बराबर होगी। अच्छा, तो अभी हमने जो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट k के बारे में बात की, तो उसके हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं, यूनिट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट k। तो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट k के यूनिट देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, अभी हमने इक्वेशन निकाली, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग a। ये इक्वेशन हमने ड्राइव की, ये इक्वेशन हमारी हेल्प करेगी रेट कांस्टेंट k के यूनिट निकालने के लिए। हमें बस करना क्या है, इस इक्वेशन में थोड़ा सी तब्दीलियां लानी है, इस इक्वेशन का थोड़ा मेकअप करना है, थोड़ी कॉस्मेटिक अप्लाई करनी है, थोड़ी इसके साथ छेड़छाड़ करनी है। तो कर दें, लिख दें। इसको पहले क्या करें, जी हाँ, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, ये जो प्लस नेचुरल लॉग a है ये इधर ले आए, तो माइनस नेचुरल लॉग a इज इक्वल टू माइनस के टी। इस इक्वेशन को जरा माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें ताकि यहाँ प्लस हो जाए। तो नेचुरल लॉग a, ये माइनस जो नेचुरल लॉग a था ये प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक, अब क्या करें, ये दो लॉग हैं, इनको एक लॉग में लिखना हो तो नेचुरल लॉग a, जो माइनस वाला लॉग की वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी, a माइनस एक्स। ये दो लॉग थे, बीच में माइनस था, इनको एक लॉग में लिखना था, तो कैसे लिखेंगे, प्लस वाला ऊपर और ये माइनस वाला वैल्यू नीचे।
इज इक्वल टू के टी को जरा इधर ले जाएं, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। यहाँ से के को अलग कर लें क्योंकि हमें के चाहिए, उसके यूनिट चाहिए, तो टी उधर जाकर क्या हो जाएगा 1 ओवर टी नेचुरल लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। के इज इक्वल टू बच्चे को पता है कि टाइम टी इज ए टाइम और उसके यूनिट होते हैं सेकंड। नेचुरल लॉग ए इज ए कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। ए माइनस एक्स इज आल्सो ए कंसंट्रेशन, बाकी मानदा बची हुई कंसंट्रेशन, तो इसका यूनिट भी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ से ये तो कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 1 ओवर सेकंड, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड माइनस 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या हुए पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के यूनिट क्या हुए पर सेकंड। हम इसे पर मिनट भी लिख सकते हैं, अगर हमने सेकंड टाइम ना लिया होता मिनट लिया होता तो ये हो जाते पर मिनट। हम इसे अगर और में लिखना चाहें तो ये होते पर और। कहने का मतलब है वो सिंपली कैन से दैट इट इज एक्सप्रेस्ड इन पर यूनिट टाइम। वो सिंपली कैन से दैट के इज एक्सप्रेस्ड इन पर यूनिट टाइम। हमको क्या कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड होता है वो टाइम वो टी हाफ जिसमें जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी उसका हाफ हो जाए, जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी उसका हाफ हो जाए और ये बराबर होता है एक्स के। तो जस्ट हमारे पास सिंस वी हैव दिस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए ओवर ए माइनस इक्वेशन ए माइनस एक्स। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम यहाँ से टी अलग कर लेते हैं, टी इज इक्वल टू 1 ओवर के नेचुरल लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। लेकिन टी हमारे पास क्या है, यहाँ से टी हाफ इज इक्वल टू 1 ओवर के नेचुरल लॉग ए डिवाइडेड बाय ए। एक्स क्या है हमारे पास a बाय 2, यहाँ से पता लगा x क्या है a बाय 2। तो t हाफ इज इक्वल टू 1 ओवर k नेचुरल लॉग a। नीचे जरा एलसीएम ले लें, नीचे क्या करें जरा एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम तो 2 आएगा और यहाँ आ जाएगा 2a माइनस a। t हाफ इज इक्वल टू 1 ओवर k नेचुरल लॉग a ओवर 2a में से 1 निकाले, 2 में से 1 निकाले तो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ बच जाएगा a बाय 2, 2a माइनस a इज इक्वल टू a। तो a बाय 2 t हाफ बराबर हो गया 1 ओवर k नेचुरल लॉग a और a। ये जो 2 है इसकी मैथमेटिक्स में एक जगह ये होता है यहाँ पर होती है, तो इसको यहाँ पर ले आए, यहाँ पर लिख लें। t हाफ इज इक्वल टू 1 ओवर k नेचुरल लॉग a से a कैंसल, a से a कैंसल, बाकी क्या बच गया सिर्फ नेचुरल लॉग 2 बच गया। तो t हाफ बराबर हो गया नेचुरल लॉग 2 ओवर k। तो ये हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो ये हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। स्टूडेंट ये लेक्चर यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। तो स्टूडेंट आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे जरूर पूछना है, कोई मैथमेटिकल स्टेप आपको ना समझ आया हो तो आपने कमेंट में पूछना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा है या आपका इससे कोई मसला हल हुआ है, कोई हेल्प मिली है थोड़ी बहुत स्टडी में, कोई मोटिवेशन मिली है, आपको सुनकर अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं।
और अपने क्लास फेलोज के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।